फ्रेंड्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको जैव विकास के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। जैव विकास के मुख्य 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत लैमार्कवाद का सिद्धांत, दूसरा डार्विनवाद का सिद्धांत और तीसरा उत्परिवर्तनवाद। बेटा, इन तीनों सिद्धांतों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम केवल लैमार्कवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैमार्कवाद का सिद्धांत। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जैव विकास का प्रथम सिद्धांत दिया, जिसे इन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसॉफिक जियोलॉजिक में सन 1809 में प्रकाशित कराया। यानी कि इन्होंने जो है जैव विकास का प्रथम सिद्धांत दिया, जिसे इन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसॉफिक जियोलॉजी में 1809 में प्रकाशित कराया। ठीक है, देखते हैं लैमार्क के अनुसार क्या कह रहे हैं। ये लैमार्क हैं, इन्होंने बताया जीवधारियों और उनके अंगों के आकार में वृद्धि की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है एवं वातावरण के परिवर्तन के अनुसार जीव स्वयं को अनुकूल बनाने के लिए अपने शरीर की संरचना और आदतों में परिवर्तन कर लेता है। यानी जो कह रहे हैं ये कि जो जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण के हिसाब से अपने अंगों में क्या करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। अंगों में परिवर्तन करने की एक प्रवृत्ति या उनमें एक गुण पाया जाता है। तो जो वातावरण में चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने अंगों में परिवर्तन कर लेते हैं, अंगों में या संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं। देखते हैं लैमार्कवाद की मुख्य अवधारणाएं। तो इसमें क्या है, पहली अवधारणा आंतरिक जैव बल, इंटरनल विटल फोर्सेस। तो क्या कह रहे हैं, ये कुछ आंतरिक जैव बलों की उपस्थिति के कारण जीवों में अपने अंगों तथा पूर्ण शरीर के आकार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। कह रहे हैं कुछ आंतरिक जैव बल पाए जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, जीवों में अपने अंगों तथा शरीर के आकार में वृद्धि करने की जो होती है वो प्रवृत्ति बनी रहती है। यही क्या है, इनकी पहली अवधारणा है आंतरिक जैव बल की। पहली अवधारणा आंतरिक जैव बल थी। अब सेकंड देखते हैं क्या है, वातावरण का प्रभाव व नई आवश्यकताएं, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। इसके अनुसार क्या है, वातावरण सभी प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। परिवर्तित वातावरण जीवों में नई आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है। इन्हीं आवश्यकताओं के कारण जीव नई संरचनाओं को उत्पन्न करते हैं, जिससे उनके स्वभाव और संरचनाओं में परिवर्तन आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जो वातावरण है वो सभी प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। परिवर्तित वातावरण यानी कि वातावरण में जो कोई परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, जीवों में नई आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है, नई आवश्यकताओं को उत्पन्न करने की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं आवश्यकताओं के कारण जीव क्या करते हैं, नई संरचनाओं को उत्पन्न करते हैं, जिससे उनके स्वभाव और संरचनाओं में परिवर्तन आ जाते हैं। तीसरा, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेन्स। यदि एक अंग कई पीढ़ियों तक लगातार उपयोग में आता है तो यह अधिक विकसित हो जाता है, जबकि अनुपयोगी अंग धीरे धीरे अपशेषी हो जाते हैं। इसमें क्या है, ये कह रहे हैं यदि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी जीव है, यदि उसका जो अंग है वो लगातार कई पीढ़ियों तक उपयोग में आता है तो ठीक है। यदि वह उस अंग का उपयोग नहीं करता है तो वह जो अंग होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, अवशेषी अंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। फोर्थ क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसके अंतर्गत क्या है, जीव के जीवन काल में आंतरिक जैव बलों, वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, नई आवश्यकताओं और अंगों के उपयोग अनुपयोग के द्वारा नए लक्षणों का विकास हो जाता है। यानी कि इससे पहले जो हमने तीनों अवधारणाएं देखी थी, जीव के जीवन काल में आंतरिक जैव बल और वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, नई आवश्यकताओं और अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग के द्वारा क्या होते हैं, नए लक्षणों का विकास हो जाता है जीवों में। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। तो क्या है, ये सभी जो उपार्जित लक्षण हैं ये क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। कई पीढ़ियों तक इन लक्षणों की वंशागति से यह विभिन्नताएं इतनी मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं कि इनमें एक नई जाति उत्पन्न हो सकती है।
यानी कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वातावरण में, जिसके कारण जीव अपने में चेंजेस कर रहे हैं, उसमें चेंजेस के कारण उनमें इतनी विभिन्नताएं या इतनी चेंजेस आ जाते हैं, इतने अंतर आ जाते हैं कि उससे क्या हो सकता है, एक नई पीढ़ी या एक नई जाति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है बेटा, उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? उपार्जित मतलब किसी चीज़ को अर्जित करना या किसी नई चीज़ को सीखना। बेटा, लक्षण दो तरीके के होते हैं। एक तो लक्षण ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, कोई भी जीव है, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो उसके जन्मजात यानी कि उसे जन्म से ही प्राप्त होते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमारी परिस्थितियाँ जो होती हैं उसके हिसाब से हम लोगों को उन्हें अर्जित करना होता है या उन्हें सीखना होता है। तो ऐसे लक्षण ही क्या कहलाते हैं? उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। चलिए बेटा, अब लैमार्कवाद के प्रमाण देखते हैं। लैमार्कवाद ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण दिए। तो सबसे पहला प्रमाण क्या दिया, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला क्या था? जिराफ की लंबी गर्दन। उसने क्या कहा, जो जिराफ थे वो क्या करते थे, पहले जो स्थलीय ज़मीन होती थी यानी कि जो स्थल होती थी या जो ज़मीन होती थी उस पर ही उसके लिए भोजन की व्यवस्था होती थी, यानी कि उसे जो पत्तियाँ चाहिए होती थी या जो खाना घास फूस जो भी चाहिए होता था वो उसे ज़मीन पर ही प्राप्त हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उस ज़मीन में परिवर्तन हुए और उस ज़मीन पर खाना मिलना बंद हो गया, या जो भूमि थी वो बंजर हो गई। तो जो पत्तियाँ थी वो क्या थी, पेड़ों पर उपस्थित थी। तो उन्होंने क्या करा, उन पत्तियों को खाने के लिए जिराफ ने धीरे धीरे अपनी अगली टांगों को और गर्दन को उचकाना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, उसकी जो टांगें थीं और जो गर्दन थी वो क्या हो गई, लंबी हो गई। और यह लक्षण क्या हुआ, उसकी आने वाली पीढ़ियों में भी आगे जाता चला गया। ठीक है, अतः इससे यह सिद्ध हो गया कि जो जिराफ था उसने वातावरण में जो चेंजेस आए थे उसके हिसाब से अपने आप में परिवर्तन किया, और क्या कहते हैं, अपनी टांगें और गर्दन को उचकाकर लंबा किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसने अपनी टांगों और गर्दन को इतना उचकाया कि उसे लंबी गर्दन और टांगें प्राप्त हो गई। सेकंड एग्जाम्पल उसने सांपों को बताया। सांपों में क्या कहा उसने, जो सांपों में पैर होते थे जिसके कारण उन्हें बिलों में घुसने में दिक्कत होती थी, झाड़ियों में चलने में दिक्कत होती थी, इसलिए क्या हुए, धीरे धीरे सांपों में जो पैर थे वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। तीसरा क्या बताया, जलीय पक्षियों में अंगुलियों के बीच पादजाल विकास, यानी कि जो जलीय पक्षी होते हैं, बत्तख वगैरह होती है, उसमें आपने देखा होगा जो बत्तख के पैर होते हैं उनके अंगुलियों के बीच में क्या होता है, पाद जाल, यानी कि पैरों के बीच में जाल पाया जाता है, जिसके कारण बत्तख को तैरने में हेल्प मिलती है। चलिए स्टूडेंट, अब लैमार्कवाद की आलोचना देखते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म। आलोचना या क्रिटिसिज्म क्या होता है, विरोध करना। ठीक है, जो उन्होंने सिद्धांत दिया है, कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ लोगों ने क्या करा, उसका विरोध किया। तो चलिए सबसे पहली आलोचना देखते हैं। भारतीय महिलाओं में नाक और कान का छेदन कभी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है। तो कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ लोग थे जिनका कहना था जो भारतीय महिलाएं होती हैं उनमें नाक और कान का छेदन होता है, यानी कि नाक और कान छिदते हैं, लेकिन क्या हुआ, अगली पीढ़ी में कभी भी जो संतानें हुई उनमें नाक और कान छिदे हुए नहीं पाए गए, यानी कि जो नाक और कान का छेदन था वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हुआ। सेकंड देखते हैं, आदमी रोज़ दाढ़ी बनाते हैं किंतु फिर भी दाढ़ी लुप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा जो जेंट्स होते हैं वो डेली क्या करते हैं, अपनी दाढ़ी बनाते हैं, लेकिन आने वाली संतानों में कभी भी दाढ़ी क्या नहीं हुई, लुप्त नहीं हुई। तीसरा क्या है, पहलवान की संतान प्रायः पहलवान नहीं होती है, ना ही डॉक्टर की संतान डॉक्टर पैदा होती है। लोगों ने क्या कहा, अगर इनका सिद्धांत सही है तो जो पहलवान की संतान है वो पहलवान होनी चाहिए और जो डॉक्टर की संतान है वो डॉक्टर पैदा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वैज्ञानिक और थे बीजमैन, जिन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने क्या प्रयोग किया, 22 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ को काटा व उनका प्रजनन करवाया, परंतु बिना पूंछ वाले तथा छोटी पूंछ वाले चूहे कभी पैदा नहीं हुए। तो इन्होंने भी क्या करा, इसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता तो बिना पूंछ वाले चूहे
उत्पन्न होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी के आधार पर बीजमैन ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीव में दो प्रकार के जीव द्रव्य पाए जाते हैं। नंबर 1 जनन द्रव्य और नंबर 2 कायिक द्रव्य। जनन द्रव्य निरंतर होता है, अतः जनन कोशिकाओं को प्रभावित करने वाली विभिन्नताएं वंशागत होती हैं, जबकि कायिक द्रव्य अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है, अतः यह लक्षणों को अगली पीढ़ी में नहीं ले जाता है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार वो क्या कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि जो जनन द्रव्य है उसकी जो कोशिकाएं हैं उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसके द्वारा जो द्रव्य होता है, ठीक है, उस द्रव्य के द्वारा क्या होती हैं, जो भी चेंजेस होते हैं वो अगली संतानों में वंशागत होते हैं, लेकिन जो कायिक द्रव्य में कुछ चेंजेस होते हैं वो अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते हैं। यही क्या था, बीजमैन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत था। लेमार्क ने अपने सिद्धांत में आलोचना के अनुसार, जो उन्हें आलोचना मिली थी उसके अनुसार उन्होंने कुछ चेंजेस किए और एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे क्या कहा गया, नव लेमार्कवाद या न्यू लेमार्किज्म कहा गया। नव लेमार्कवाद के अनुसार उन्होंने क्या कहा, नव लेमार्कवाद के अनुसार उन्होंने कुछ चेंजेस किए और उन्होंने इसके अनुसार बताया, परिवर्तनशील वातावरण जीवों के कायिक द्रव्य में कुछ भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन कर देता है, जो उनके जनन द्रव्य को प्रभावित कर सकते हैं तथा ऐसे उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। मतलब उन्होंने भी वही बताया, जो जनन द्रव्य होता है उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो क्या होगा, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये, परिवर्तनशील वातावरण में जीवों के कायिक द्रव्य में कुछ भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो उनके जनन द्रव्य को प्रभावित कर सकते हैं तथा ऐसे उपार्जित लक्षण वंशागत हो सकते हैं। नव लेमार्कवाद के समर्थन के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, जिनमें से पहला था सुन्नर का। उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो सफ़ेद चूहों पर किया था। इन्होंने क्या किया, सफ़ेद चूहों को कई पीढ़ियों तक अधिक तापमान पर रखा, जिससे उनकी संतानों में पूंछ व कान लंबे हो गए। दूसरा प्रयोग कैमरन ने किया, किस पर किया, सलामेंडर पर। इन्होंने क्या किया, सलामेंडर को विभिन्न प्रकार के वातावरण में रखा तथा उसके रंग में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया। तीसरा मैकडूगल ने सफ़ेद चूहों पर किया। इन्होंने क्या किया, सफ़ेद चूहों को भोजन के स्रोत तक पहुंचने के लिए एक निश्चित मार्ग से जाने का प्रशिक्षण दिया। कई पीढ़ियों तक उन्होंने ये प्रशिक्षण दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि आने वाली पीढ़ियों में जो चूहे हुए, उन्होंने क्या किया, जो खाने का मार्ग था उसे बिना गलती के या कम गलती किए उस मार्ग को ढूंढ लिया। ठीक है, यही क्या थे, नव लेमार्कवाद के कुछ वैज्ञानिकों के प्रयोग थे, जिन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ये सिद्धांत है जो वो ठीक कह रहा है। लेकिन क्या हुआ, लेमार्क के सिद्धांत के पक्ष में इतने प्रयोग होने के बाद भी कोई संतोषजनक नहीं था, यानी कि कोई सेटिस्फैक्ट्री जो प्रयोग था वो सिद्ध नहीं हुआ। बेटा यही क्या था, लेमार्कवाद था। बेटा अब अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।